नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे स्वन प्रक्रिया का स्वरूप। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, उसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन करें। तो यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि स्वन का तात्पर्य क्या है, ध्वनि। यही बात हमें यहाँ पर जाननी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान में ध्वनि के लिए स्वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार ध्वनि भाषा की सबसे छोटी सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटी इकाई कही जा सकती है, उसी प्रकार स्वन भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वन के बिना भाषा की कल्पना करना भी असंभव है। भाषा का ध्वन्यात्मक अध्ययन ही स्वन विज्ञान कहलाता है। यानी भाषा में जब हम ध्वनि को जानने का प्रयास करते हैं तो वो कौन सा विज्ञान है, स्वन विज्ञान है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पतंजलि के कथन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि सफोट शब्द है ध्वनि शब्द गुण है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दो बातों पर वो खास बल देते हैं कि सफोट से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो उच्चारण या जो हम बोलते हैं, सफोट का मतलब जो हमारी इंद्रियों के द्वारा, वाग इंद्रियों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है, तो वो क्या है, प्रथम अंश है, प्रथम भाग है किसका, हमारी वाणी का या हमारी भाषा का। और उससे हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और दूसरा हम क्या देखते हैं उसमें, अर्थ। प्रथम रूप तो क्या है, उच्चारण का, और दूसरा क्या है, उसमें अर्थ है। तो स्फोट ही भाषा की मूल इकाई माना है। किसने माना है, पतंजलि ने माना है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्फोट का न्यूनतम तथा प्रथम अंश क्या है, स्वन ही है, यानी ध्वनि ही है। भले ही उच्चारण से पहले अर्थ बोलने वाले के मन में रहता है, उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जब वाग्यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होती है या स्फोट होता है तो उसे ही क्या कहा जाएगा, स्वन कहा जा सकता है। यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश भारद्वाज की परिभाषा जरूर जानें। ये क्या कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक भाषिक स्वन अपने आप में एक ऐसी विशेष इकाई है जिसके अभिलक्षण उसके साथ के किसी दूसरे स्वन में नहीं मिलते। देखिए, इस बात पर ध्यान दें तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्वन के दो लक्षण है। पहला तो क्या है कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और दूसरा क्या है कि अगर हम देखें तो कम या ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो ध्वनि है या स्वन है। और ये हम सब बहुत ही साधारण भाषा में भी जानते हैं कि सभी ध्वनियाँ एक दूसरे से अलग अलग होती है, चाहे वो कम मात्रा में है चाहे वो ज़्यादा। तो आप यहाँ पर इसे बहुत ही सरल करके समझें। अब ध्वनि क्या है, जो हमारे मुख से उत्पन्न होती है, हमारी वागिंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होती है, और वो किसी दूसरे तक जब पहुँचती है तो एक विशेष अर्थ के साथ पहुँचती है। तो ये जो गमन है, ये जो ध्वनि की गति है, वो वही इस प्रक्रिया में शामिल है। तो आपको यहाँ इसे साधारण तरीके से समझना है। उसके बाद अगर देखें तो भाषा वैज्ञानिकों द्वारा ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया के लिए 3 अवस्थाएं आवश्यक मानी गई है कि जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसके लिए 3 अवस्था होना जरूरी है। पहला क्या है, उत्पादन किसका हो रहा है, ध्वनि का। दूसरा क्या है, संवहन का मतलब क्या है कि उसका गमन करना। और तीसरा क्या है, ग्रहण करने वाला कौन होता है, श्रोता होता है। संवहन कोई भी कर सकता है, किसी के माध्यम से भी जा सकती है, जगत को हम मान लें। उत्पादन कौन कर रहा है, जो वक्ता है या बोलने वाला है। तो ये जो वक्ता बोल रहा है, ये विशेष अर्थ में कब प्राप्त होती है, जब श्रोता या ग्रहण करने वाला या सुनने वाला इसके मूल अर्थ को समझ पाता है। तो इसी प्रकार से ध्वनि की जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अगर विशेष ध्यान दें तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया है। देखिए, आपकी पुस्तक में उदय नारायण तिवारी की एक इंडेक्स भी दे रखा है, जिसमें उन्होंने एक तालिका बना रखी है, और उस तालिका में इसी बात को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले वक्ता के मस्तिष्क में एक
एक बात आती है या एक विचार आता है, वही विचार या विकार उसके बाद स्नायु पद्धति में जाता है, वहाँ से कार्य प्रेरक उसको मिलता है, फिर वो स्वर तंत्री के पास, स्वर तंत्री यहाँ पर वाणी कार्य करती है। उसके बाद वायु के माध्यम से, क्योंकि जब हम कुछ भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो दूसरे के कान तक किसके माध्यम से जाती है? वायु के माध्यम से। किसके पास जाती है? किसी के कान के पास। कर्ण, यानी कर्ण कौन है यहाँ? श्रोता, सुनने वाले के कान के पास। कान से वो कहाँ गमन करती है? फिर से मस्तिष्क में, यानी एक मस्तिष्क के से उत्पन्न विचार किसी दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंचता है, वहां पर स्नायु में पद्धति में हलचल होती है, और उस हलचल के बाद उसका वो क्या करता है? अवबोधन करता है या वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ वक्ता से शुरू हुई ये प्रक्रिया जगत से होती हुई कहाँ पर पहुंच गई? श्रोता के पास पहुंच गई। तो इस प्रकार से आप इस तालिका के माध्यम से, जो उदय नारायण तिवारी जी ने बना रखी है, इस तालिका के माध्यम से भी आप इसे समझा सकते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार करेंगे तो भी आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। अब बात करते हैं स्वन विज्ञान की शाखाओं की। देखिए, स्वन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। अब जब हमने बात करी कि जब ध्वनि की प्रक्रिया जिस तरह से चलती है वो किस प्रकार से चलती है, उत्पादन, संवहन और ग्रहण, इसी प्रकार से स्वन विज्ञान को इसी आधार पर 3 शाखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर इन 3 शाखाओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य शाखाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, जैसे प्रायोगिक स्वन विज्ञान है या ऐतिहासिक स्वन विज्ञान है। तो इस तरह से अगर देखें तो 5 शाखाओं का विश्लेषण हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः हम 3 शाखाओं की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है? उच्चारिकी। उच्चारिकी यानी उच्चारण से संबंधित। देखिए, जब मुख से ध्वनि का उच्चारण होता है तो अपने संपूर्ण वाग्यंत्र के विभिन्न अवयवों का प्रयोग वो उसमें करता है। विभिन्न अवयव हैं वो कौन से? अवयव यानी अंग। इन अंगों से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय जब ये गतिशील होते हैं तो एक विशेष ध्वनि का उत्पादन करते हैं। जैसे हम प ध्वनि बोलते हैं, उसमें होठ क्या करते हैं? दोनों चिपक जाते हैं, यानी एक विशेष आकार लेकर वो एक ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार जो अवयव हैं वो अलग अलग प्रकार से गति करते हैं और उसके बाद एक विशेष ध्वनि का उच्चारण करते हैं। इन अवयवों में अगर देखें, दांत है, तालू के अलग अलग भाग हैं, होठ हैं, जीवा है, ये विशेष रूप से कार्य करती है। इसी आधार पर इसको 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पर जो ये तालिका या वाग्यंत्र उच्चारण ये लगाया है, पिक्चर लगाई है, इसमें जो जो दिखा रखा है, चाहे वो नासिका है, ऊपरी ओठ है, दांत है, निचला ओष्ठ है, जीवा है, स्वरयंत्र मुख है, स्वरयंत्र है, स्वरतंत्री, ये सभी जो है, जब हम कोई भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो इन सब में से कोई ना कोई अंग जरूर या कोई ना कोई अवयव जरूर गतिशील रहता है। तो इसी आधार पर इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग हम बनाएंगे उसमें कौन सी? जो श्वास नलिका है, हमारी सांस लेने वाली जो नली है, उस श्वास नलिका, भोजन नलिका और अभिकाकल। देखिए, भोजन नलिका और अभिकाकल, जो हम गले के भीतर लटका हुआ भाग होता है अभिकाकल, वो इसमें शामिल होता है। तो पहले भाग में कौन सी आ गई? पहले भाग में श्वास नलिका, भोजन नलिका, भोजन नलिका, और तीसरा इसमें कौन सा अंग काम करेगा? अभिकाकल, अभिकाकल। और उसके बाद दूसरा अगर हम इसका देखें, जो हमारे उच्चारण वाग्यंत्र हैं या जो हमारे अंग हैं उसमें दूसरा अगर बात करें तो वो कौन सा आएगा? दूसरे में स्वरयंत्र मुख और स्वरतंत्री। स्वरयंत्र, स्वरतंत्री और स्वरयंत्र मुख, ये वो अंग है जो इस भाग में शामिल है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या है? मुख विवर, नासिका और कौवा। मुख विवर है यहाँ। नासिका, अगर ये देखें, नासिका ये नाक है, और इसके साथ साथ जो कौवा या जो बीच का भाग होता है वो इसमें शामिल है। चौथे में तालु, जीवा, होठ और दांत। देखिए, दांत है, होठ हैं, दोनों ऊपर के और नीचे के, और इसके साथ साथ तालु, कठोर तालु और कोमल तालु आ जाते हैं। और दांत के साथ लगता भाग कौन सा है?
वर्तस का जो भाग है वो इसमें शामिल है। तो इस तरह से 1 2 3 4 भागों में इसको उच्चारण स्वर जो हमारे अंग हैं उनको बांटा गया है। इन अंगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो संचारिका, कौन सी शाखा है? संचारिका। इसे प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए, जब कोई वक्ता कुछ कहता है अथवा कहीं से कोई ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो वो तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर चारों ओर फैल जाती है। इसी तरह से तो वो हमारे कान तक पहुंचती है। तो भाषा विज्ञान के साथ साथ यहाँ पर कौन सा शास्त्र कार्य कर रहा है? भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र ये भी यहाँ पर कार्य कर रहा है, क्योंकि जहाँ हम ध्वनि विज्ञान की बात करते हैं, ध्वनि के तरंगों के गमन की बात करते हैं, तो वहाँ कौन सा शास्त्र कार्य करेगा? भौतिक शास्त्र का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। भौतिक विज्ञान में अगर देखें तो जो संचारिकी ध्वनि विज्ञान है उसमें बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाता है। यहाँ ध्वनि विज्ञान के नियम, उसके परिणाम, उसके सिद्धांत आदि के बारे में जाना जाता है और ध्वनि संबंधी अनेक यंत्रों, चाहे वो उच्च आवृत्ति वाले राडार आदि उपकरण को बनाया जाए, उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में कार्य ध्वनि विज्ञान में करती है। उसके बाद है श्रोतिकी। श्रोतिकी का मतलब क्या है? श्रावणिक ध्वनि विज्ञान या सुनने संबंधी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा इसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि श्रवण के आधार पर हम ध्वनि का वर्गीकरण नहीं कर सकते सुनने के आधार पर। क्योंकि किसी को, अब देखिए, मान लीजिए बांसुरी की ध्वनि है, किसी को तो बांसुरी की ध्वनि बहुत अच्छी लगती है और किसी को वो कान फोड़ने वाली भी लगती है। किसी को तेज बजते हुए ढोल भी बहुत अच्छे लगते हैं और किसी को वो बहुत ही नकारा लगते हैं, या वो ध्वनि वो सहन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुनने संबंधी अगर हम बात करें, इस शाखा की अगर बात करें, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसका उपयोग चिकित्सा शास्त्र में ज़्यादा किया जाता है, यानी जब किसी की चिकित्सा करनी हो। यहाँ पर हम देखें तो कान के जो 3 भाग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। एक तो जो बाह्य है, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा क्या है? आभ्यंतर करण, यानी भीतर का भाग। ध्वनि की तरंगें बाहरी करण की नलिका से प्रवेश कर जाती है, मध्य करण से गुजरती है और फिर भीतर जाकर जब झिल्ली पर टकराती है तो कंपन होता है और उस कंपन से झिल्ली के अनेक तंतुओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से जो जुड़ी रहती है, उनसे ध्वनि तरंगों का कंपन वहाँ तक मस्तिष्क तक पहुँचता है और इस तरह हम उस आवाज़ को, उस ध्वनि को सुन पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्वन विज्ञान के या भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या उपयोगी शाखा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आत्मनिष्ठ है, ये व्यक्तिगत प्रभाव में रहती है, एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है कि उसे कौन सी ध्वनि ज़्यादा अच्छी लगती है या वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर ध्वनियों को देखा जाए तो वैसे तो हम 2 भागों में बांटते हैं, मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एक मधुर ध्वनि सबको मधुर लगे या एक कर्कश ध्वनि या कठोर ध्वनि सबको कठोर लगे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो स्वन विज्ञान की 3 शाखाओं के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? औच्चारिकी जो शाखा है, जहाँ पर उच्चारण संबंधी जो अवयव या अंग हैं उनका अध्ययन किया जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण शाखा इसमें आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।